Hi, this is me Dutish Chatterjee and I welcome you all to my YouTube channel named Dutish Chatterjee. So here I bring you the success story of Priyanshu Singh on her birthday. She has been working in Bangia Gramin Vikas Bank for the last 1 year. So here I am presenting you a success story. पर आगे जाने से पहले मैं आप सबसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि जिंदगी में क्या होता है, कभी कभी हम लोग हार मान लेते हैं, कभी कभी हिम्मत टूट जाती है, सपने बिखर जाता है। लेकिन क्या हम लोग सपना देखना छोड़ देंगे? क्या लड़ेंगे नहीं अपने आप के लिए? नहीं, लड़ना तो पड़ेगा ही ना। जैसे हम लोग का पांच उंगली क्या एक जैसा है? नहीं, वैसे ही हम लोग का लाइफ का ह्यूमन इमोशंस एक जैसा तो नहीं है ना। कभी सुख, कभी दुख, कभी गुस्सा, कभी आश्चर्य, कभी डर। हम लोग इतना सारा इमोशन से घिरे हुए हैं। तो ये मान के चलना पड़ेगा कि कभी कोई दिन अच्छा जाएगा तो कभी कोई दिन बुरा जाएगा। लेकिन जिस दिन बुरा जाएगा उस दिन हम लोग हारेंगे नहीं। उस दिन हम लोग लड़ेंगे अगले दिन के लिए। उस दिन टूटेंगे, उस दिन बिखरेंगे, उस दिन हिम्मत नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी लड़ेंगे अपने आप के लिए। तो लड़ो, अपने आप के लिए लड़ो, अपने पहचान के लिए लड़ो, अपने वजूद के लिए लड़ो। हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए। तब तक लड़ो जब तक कि तुम जीतना चाहो। तब तक लड़ो जब तक तुम अपने मंजिल तक पहुंच नहीं जाते हो। तब तक लड़ो जब तक कि तुम अपना कहानी नहीं लिखते थे। और तब तक लड़ो जब तक उस सपने पे तुम हासिल नहीं करते हो जो सपना तुम अपने आंखों से देखे हो। लड़ो तब तक। तो चलिए उसी से सुनते हैं उसकी कहानी, कैसी रही उसकी स्ट्रगल, कैसी की थी मेहनत, आखिर क्या थी उसके अंदर जो उसको कभी हार मानने नहीं दी। तो चलिए उसी से सुनते हैं। प्रियांशु, सबसे पहले जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। तो थैंक यू सबसे सर। पहले ये मुझे बताइए कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो फाइनली आपका जॉब लग गया, वो भी आरआरबी में, बंगिया ग्रामीण विकास बैंक में। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बस ये मैं छोटा सा वीडियो करना चाहता हूँ ताकि मैं सब तक पहुंचा पाऊँ कि जॉब एग्जैक्टली कैसे लगाया जाता है। तो आपका कैसा फील हो रहा है अभी जॉब लगा के? सर मेरा एक्चुअली मेन लिस्ट से नहीं लेकिन रिजर्व लिस्ट से हो गया, और जब फाइनली हुआ तब जाके लगा कि चलो हो गया। और ऐसा नहीं है कि आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ में कोई डिफरेंस है बोल के, ऐसे मेरे को कुछ फील हो नहीं रहा है। तो हम्म। अच्छा लग रहा है बहुत। चलो बहुत अच्छे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल पूछना था चाहता हूँ, आप प्रिपरेशन कैसे लिए? जो आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए, उसके बाद मेंस क्वालिफाई किए, फिर जाके इंटरव्यू की कॉल आया। तो हम्म। ये जो जर्नी है, इन शॉर्ट आप कैसे बताना चाहोगे, कैसे आप प्रिपरेशन लिए हो? सर प्रिपरेशन तो सबका शायद सेम ही रहता है। कोई थोड़ा ज्यादा करता है, कोई थोड़ा कम करता है, कहीं चूक जाता है। तो मेन यही है कि लोग शायद सिर्फ मॉक देने को दे देते हैं लेकिन उसका एनालिसिस शायद नहीं करते होंगे सही से। तो ज़रूरी है एनालिसिस भी करना और हर सब्जेक्ट को इक्वली देखना। ये नहीं कि जीए छोड़ दिए या मैथ्स वीक है तो मैथ्स छोड़ दिए, करना तो सब पड़ेगा। तो सबको इक्वल वेटेज देके, हम्म। और इसमें तो कंप्यूटर भी रहता है तो सब कुछ देखना पड़ेगा। तो इतना हार्ड नहीं है, हो जाएगा। यानी प्रीलिम्स के लिए ज्यादा से ज्यादा मॉक देना है ताकि स्पीड बढ़ाया जाए। और तो जैसे कि मेंस में बहुत लोग डर जाता है, प्रीलिम्स तो निकल भी जाता है कि बहुत लोग का स्पीड ज्यादा होता है, क्वेश्चन भी इजी रहता है, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स का। लेकिन मेंस में लोग डर जाता है कि इतना टफ पजल, इतना बड़ा पजल, उसके बाद इतना खतरनाक डीआई, इतना सारा इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर बैंकिंग, करंट अफेयर्स। तो बहुत सारा लोग पजल्ड हो जाता है स्पेशली मेंस पे। तो एक बात बताइए, मेंस का तैयारी कैसे करना है सबको ताकि सबका मेंस निकल जाए और इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए? अच्छा, सबसे पहले तो एक स्ट्रेटजी खुद के माइंड में एकदम से सेट कर लेना है। आईपीपीएस पीओ में तो खैर सेक्शनल टाइमिंग होता है, तो आप चाह के भी वैसा कुछ नहीं कर सकते कि आप एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो या ऐसे करके, आपको इक्वल वेटेज देना ही है। लेकिन आरआरबी पीओ के केस में ये हो सकता है कि अगर आपका रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप रीजनिंग पे मैक्सिमम आप उधर अटेम्प्ट करें।
और मान लीजिए आपका अगर पॉइंट थोड़ा सा वीक है तो उसमें कम से कम इतना करिए कि आपका सेक्शनल कट ऑफ निकल जाए। और बाकी देखना तो है ही, ऐसा नहीं है कि एकदम से ही छोड़ देना है, खुद का कोशिश पूरा ही करना है, क्योंकि अगर वीक है तो उसको फोकस देना ही है, क्योंकि आप जितना ही फोकस देंगे तब जाके शायद आप कट ऑफ के थोड़ा सा ऊपर जा पाएंगे। और अगर मेहनत नहीं किए तो फिर कट ऑफ भी निकलना मुश्किल हो जाएगा और शायद सेक्शनल के वजह से ही अटक जाए। तो देना तो है ही, सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। और आरआरबी में एक ये फायदा होता है कि आप टाइमिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने 45 मिनट्स रीजनिंग को ही दे दिए थे और उसके बाद मैंने देखा था कि हाँ ठीक है चलो, उसके बाद मैं इंग्लिश को दे दिया 25 मिनट्स, फिर कंप्यूटर कर लिया, फिर जीए कर लिया, फिर बाद बाकी जो टाइम बचा मैथ में दे दिया। उसके बाद भी अगर देखें कि कुछ टाइम अगर बचा है तो अगर आपको लगता है कि आपसे रीजनिंग में कुछ और बन जाएगा या मैथ में या जीए में अगर आप और एक बार व्यू करना चाहें तो आप रिवीजन एक बार मार सकते हैं। मतलब मेनली जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर ज्यादा फोकस करना है, वो सबसे पहले करना है, उसको खत्म करना है। और स्पेशली आरआरबी के केस में, और बाकी आईबीपीएस पे होता है आप टाइम बाउंड है आपको, तो बाकी तो आप आईबीपीएस कहीं में जा कुछ ही नहीं नहीं। हो सकता कि उसमें टाइम बाउंड है, और इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है पर सब्जेक्ट, तो कोई भी सब्जेक्ट हम लोग पहले कर सकते हैं। और यही बेस्ट तरीका होगा कि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है और उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ताकि मार्क्स भी ज्यादा है। और ऑब्वियसली करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स कितना महीने का पढ़ना है? करंट अफेयर्स 6 महीने का कम से कम 2 बार तो करना ही है, और बाद बाकी 4 मंथ का हम लोग मल्टीपल रिवीजन देना पड़ेगा। और 2 महीने से तो भर भर के आते हैं करंट अफेयर्स, तो 2 महीने का मतलब एकदम रटा हुआ होना चाहिए। और अगर फुल करंट अफेयर्स नहीं भी कर पाए तो बैंकिंग करंट अफेयर्स तो 6 महीने का पूरा ही आना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग करंट अफेयर्स ही मान लीजिए तो आपका मतलब कट ऑफ क्लियर करा सकता है, अगर आप सिर्फ बैंकिंग करंट अफेयर्स पे भी ध्यान दे दिए तो सेक्शनल कट ऑफ। तो एक बात बताइए प्रियांशु, ये आपका कितना अटेम्प्ट था आरआरबीपीओ का? आरआरबीपीओ सर 2020 में दिया था मैंने, तो वो मैंने बिहार से अटेम्प्ट किया था। अच्छा, और 2021 में तो दे नहीं पाई थी कोविड के वजह से, क्योंकि सोची तो थी कि बिहार से ही दूंगी, लेकिन उस टाइम पे जाना नहीं हो पाया तो दी नहीं थी। फिर 2021 वाला ही दी, तो इसमें हो गया। तो मेन लिस्ट में नहीं हुआ बट रिजर्व लिस्ट में हो गया। अच्छा प्रियांशु, ये बताइए कि आप एग्जाम कब से दे रहे हैं? चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आईबीपीएस हो, एसबीआई हो, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम, आप कब से? 2019 से। ओके, तो 2019 में। और आपका जॉब कब लगा? 2022 में। 2022 में। तो 2022 में आपका जॉब लगा। जो 3 साल का जर्नी है, यहाँ पे कभी आपको लगा नहीं कि मेरे से नहीं होगा, मैं छोड़ देता हूँ, मैं किसी प्राइवेट कंपनी में चला जाता हूँ? तो कभी आपको ऐसा लगा नहीं? ये ख्याल सर 2021 में बहुत बार आया। 1 अप्रैल को जब मेरा आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट आया था, तभी इतना बुरा लगा था, अकेले बैठ के रोना और फिर सोचना कि शायद मेरे से हो नहीं पाएगा, फिर ये भी समझाना कि एक और लास्ट ट्राई दे देते हैं। उसके बाद उसी फेलियर का मोटिवेशन बना के कि होगा ज़रूर, थोड़ा सा कमी रह गया और थोड़ा सा मेहनत लगाना है, एक और ट्राई दे दो, खुद को थोड़ा सा और मोटिवेट करो, ज़रूर होगा। तो इस बार हुआ। मतलब कि अंदर से वो फीलिंग ही नहीं आया कि चलो मैं छोड़ देता हूँ इस चीज को? मतलब ऐसा लग रहा है आया था। मतलब फिर भी हार नहीं माने आप? फिर भी हार नहीं माने, फिर भी लगा कि चलो एक बार और दे देते हैं इसको, एक बार और कोशिश। और इस बार यही सोचे कि बहुत टाइम दे दिए, अब अगर बनना है तो पीओ ही बनना है, अब क्लर्क नहीं बनना है। वाह, चलो बहुत अच्छे। मतलब क्लर्क नहीं बनना है, पीओ बनना है, इतना तैयारी किए है तो इसको छोड़ना नहीं है। इतना आसानी से कैसे छोड़ देंगे? इसलिए एक और ये इतना था कि आरआरबी क्लर्क का फॉर्म भी फिल नहीं किए थे, यही सोच के कि क्लर्क अब करना ही नहीं है, जितना टाइम दे दिया, अब तो पीओ ही बनना है। चलो, मतलब वो एक इनर मोटिवेशन था कि
चाहे कुछ हो जाए हार नहीं मानना है, क्योंकि ऐसा मैं देख रहा हूँ बहुत लोग हार मान लेता है, बस अपना जॉब स्विच कर लेता है, कहीं और जाके जॉब करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि डटे रहता है और अंत तक उसको सक्सेस मिलता ही है, जो कि करना चाहिए हमेशा। चलो बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। एक छोटा सा और सवाल है कि इंटरव्यू, जैसे बहुत लोग का भी इंटरव्यू होगा, आरआरबी होगा भी इस साल, तो इंटरव्यू में एग्जैक्टली क्या पूछा गया है आपको? सर पहली बात तो हम इंट्रोडक्शन बहुत प्रिपेयर करके गए थे कि इंट्रोडक्शन एक बहुत मेन पार्ट होता है इंटरव्यू का, जो आपके इंटरव्यू को पूरा ही घुमा सकता है। हो सकता है कि आपके इंट्रोडक्शन में ही वो लोग खो जाए और उससे ही बहुत सारे क्वेश्चंस निकल आए। तो सब प्रिपेयर करके जाते हैं, हम भी प्रिपेयर करके गए थे, लेकिन मेरे से इंट्रोडक्शन पूछा ही नहीं गया था। सबसे पहले जब एंटर किए तो मेरे को देख के ही वो लोग शॉक थे। नाम पूछे कि प्रियांशु आप ही है? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो भी पहली बार मिलते हैं तो जरूर ये क्वेश्चन बोलते हैं कि नाम थोड़ा सा ऑड है। सब लोग फीमेल नहीं समझते कि ये तो मेल नेम है। तो वैसे ही वो लोग भी शॉक हुए थे। तो वो लोग बोले कि ये नाम क्यों? तो इस पे थोड़ा सा डिस्कशन चला था। वो लोग भी मतलब हंसी मजाक थोड़ा सा हुआ इस बात पे। उसके बाद वो लोग बोले कि कौन से कॉलेज से पढ़ी, तो सामने से ही वो लोग क्वेश्चन कर रहे थे, मेरे से इंट्रोडक्शन ऐसे मांगे नहीं। तो मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल को भी वो लोग जानते थे, तो वो लोग ही बोले कि ये है तुम्हारे प्रिंसिपल, उनसे हमारा बहुत अच्छा बनता है, कभी उनके साथ मिलना तो हमारा नाम लेना। तो बहुत अच्छे से उन लोगों ने बात किया। उसके बाद शुरू हुआ क्वेश्चन आंसर। तो हिंदी में ही कन्वर्सेशन चल रहा था अब तक। तो फिर उन लोगों ने पूछा नॉर्मल सा क्वेश्चन कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, इसके बारे में बताओ, डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है। मतलब बैंकिंग का नॉलेज पूछा गया, जितना बैंकिंग का नॉलेज है वो सारा पढ़ के करना पड़ेगा। तो फिर इसमें उन लोगों ने बोला कि आरआरबी में इंटरव्यू देने आई हो तो नॉर्मल सा बात है कि बंगाली तुमको आता है? तो मैंने बोला कि हाँ आता है। तो उन लोगों ने बोला कि तो फिर तुम इसको बंगाली में ही डिफाइन करो। मैंने कर दिया था, तो वो लोग सेटिस्फाइड थे। फिर थोड़े बहुत और क्वेश्चंस हुए कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, और उन लोगों ने पूछा कि मतलब सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चंस थे कि तुम्हारे आरआरबी के बगल में एक पोस्ट ऑफिस है, तो तुम कस्टमर्स कैसे अपने बैंक में अट्रैक्ट करोगी। और फिर लोगों ने पूछा कि तुम्हारा कौन से बैंक में अकाउंट है, तो मेरा एसबीआई में अकाउंट था। तो वो लोग बोले कि तुम उसके मतलब सर्विस से सेटिस्फाइड हो। जनरल सी बात है कि बहुत लोग नहीं होते हैं, लेकिन मेरे जिस ब्रांच में अकाउंट है तो हम सेटिस्फाइड थे, तो हम बोले कि हाँ है। तो वो लोग थोड़ा सा शॉक्ड भी हुए कि ये लड़की सेटिस्फाइड है सर्विस से एसबीआई की। तो उन लोगों ने पूछा कि हाल ही में उन लोगों ने अपना उस क्वार्टर का प्रॉफिट वो शो किया था। तो उन्होंने बोला कि तुम सोशल मीडिया पे तो होगी ही, तो फॉलो करती हो एसबीआई का अभी कितना प्रॉफिट रिलीज हुआ है, तुमने चेक किया था? तो हम नहीं चेक किए थे, तो हम नहीं बोले। फिर लोगों ने बोला कि अच्छा ठीक है, चेयरमैन कौन है? तो वो सब आंसर्स मैंने दिए। फिर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर्स, ये सब हुआ। तो ये सब मिला जुला के नॉर्मली ये 12-15 मिनट का मेरा ऑन एन एवरेज इंटरव्यू चला था। चलो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन ही थे, इतना तो मतलब सभी लोग प्रिपेयर करके जाते हैं। बस कॉन्फिडेंस रखना है, स्माइल करते रहना है, और ज्यादा बॉडी मूवमेंट नहीं करना है, कॉन्फिडेंस में सारा आंसर देना है बस। ये बिल्कुल एक अच्छा बात बोले कि वहां पे सवाल जवाब तो होता रहेगा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ पे आंसर कर रहा हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट दिख रहा हूँ, और एक छोटा सा स्माइल भी होना चाहिए वहां पे। हाँ, एक स्माइल रहेगा तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही शो कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं कि जबरदस्ती वाला स्माइल। कि वो जबरदस्ती वाला स्माइल और एक नॉर्मल स्माइल बहुत डिफरेंस होता है, वो चेहरे से समझ में आ जाता है। तो वो आपका पर्सनालिटी वहीं पे दर्शा देगा। बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा लगा, ये जो इंटरव्यू का कहानी है ये सब लोग सुन के थोड़ा सा मोटिवेट होगा कि ताकि जब वहां पे बैठे लोग तो ठीक है, लोगों को समझे कि चलो यहाँ पे पैनल में 5 मेंबर बैठे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे सबका मेरे पैनल में 6 मेंबर थे। मेरे पैनल में 6 मेंबर थे। ओके। तो ठीक था, फिर भी सब लोग मतलब अच्छे ही थे, सब हंसी मजाक में ही बात बात कर रहे थे।
ऐसा लगा नहीं कि इंटरव्यू था, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था, लेकिन अच्छा था। चलो बहुत बढ़िया। और जब वो वर्ड आया कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छा लगा होगा जो फाइनली एक मेल आया बहुत अच्छा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जब आप खोल के चेक किए थे कि आपका जॉब हुआ कि नहीं, बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा, एक और मैं अच्छा लगा था, बट एक वो भी था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस तो था, लेकिन प्रोविजनली वो प्रोविजनल लिस्ट में ही हुआ था, तो एक ये भी था कि पता नहीं कब होगा, कब गारंटी भी होगा, नहीं रहता हाँ है। ये भी एक पॉइंट है, लेकिन फाइनली तो हो गया। हाँ, ये होगा तो जरूर, बात है। क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं था, तो इतना होप था कि होगा, बट वो 3 मंथ्स में होगा, 6 मंथ्स में होगा, कब होगा ये नहीं पता था। लेकिन फाइनली जब हो गया तब दिल को सुकून मिला जी कि चलो, वो जर्नी है फेलियर का ही ओवर हो चुका है, अब मुझे सक्सेस मिल चुका है। अब हम लाइफ टाइम यहाँ पे आराम से जॉब कर पाएंगे, सैलरी भी अच्छा खासा मिलेगा। ये जो टेंशन हुआ ना, एक्स्ट्रा टेंशन खत्म हुआ, ये बहुत बड़ा चीज होता है लाइफ में आगे बढ़। एक मोटिवेशनल चीज, बहुत बड़ा मोटिवेशनल चीज होता है ये। तो ये मोटिवेशन एकदम याद एकदम। आया कि आप क्या बोलना चाहेंगे सबको, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग मेंस का या इंटरव्यू देंगे, क्या मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहेंगे सबके लिए? जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग ऐसा मत समझिए कि पहली बार में नहीं होता है, बहुत लोगों ने पहली बार में भी क्रैक किया है। और जो लोग अभी तक फेलियर का सामना करते आए हैं, तो एक बार और मौका देके देखिए, और उसी फेलियर को अपना मोटिवेशन बनाइए, क्योंकि बाहर से आपको जो मोटिवेशन मिलेगा वो शायद 1-2 दिन ही लास्ट करेगा, लेकिन अंदर से जो आएगा ना, वो आपका हमेशा रहेगा। कि आप अगर फेल का सामना कर रहे हैं, अगर आप फेलियर का सामना कर रहे हैं, तो क्या रीजन रहा, कहाँ कमी रह गई, तो उसको पूरा करिए, जरूर मिलेगा सक्सेस। चलो बहुत अच्छा, ये सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जो बोले अभी। तो होप जो अभी एग्जाम देंगे या आने वाला सीजन में जो लोग एग्जाम देंगे, जिसका भी इंटरव्यू होगा, वो लोग थोड़ा सा मोटिवेट होके जाए और अच्छा सा परफॉर्म करे। सो प्रियांशु, अगेन हैप्पी बर्थडे आपको, और थैंक ढेर यू। सारी शुभकामनाएं इन फॉर फ्यूचर। आप और भी आगे जाओ और शाइन करो लाइफ में। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे। और अभी जिन लोगों का इंटरव्यू होने वाला है और जो लोग इन फ्यूचर एग्जाम्स देंगे, उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अपना बेस्ट दीजिए, हार नहीं मानना है, जरूर होगा, आप जरूर केपेबल हैं और आप कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे सब लोग। यही छोटा छोटा मोटिवेशन जरूरी है लाइफ में, ताकि लाइफ में सब लोग आगे बढ़ पाए। ओके, चलिए, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर। थैंक यू सर। तो ये थी उसकी कहानी। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं, अगर वो कर सकती है तो तुम भी जरूर कर पाओगे। बस हिम्मत मत हारो, लड़ो, उस दिन के लिए लड़ो, क्योंकि जब वो दिन आएगा ना, तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगा। तब से हर एक पल अलग होगा। तो लड़ो उस दिन के लिए। तो यहाँ पे भी मैं एक छोटा सा चीज बोलना चाहता हूं, अगर कभी लगे कि हिम्मत टूट रही है, तुम बहुत लो फील कर रहे हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसे बैठो, बैठ के अपना हाथ लो, हाथ लेके इसको मुट्ठी भर करो। मुट्ठी भर करने के बाद जितना ताकत है तुम्हारे अंदर, वो सारा ताकत इसके अंदर डाल दो, सारा ताकत। दैट्स कॉल्ड फिजिकल स्ट्रेंथ। अब अपनी आंखों से वो मत देखो जो तुम देख रहे हो, वो देखो जो तुम देखना चाहते हो। दैट्स कॉल्ड मेंटल स्ट्रेंथ। तो इस मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ को कंबाइन कर लो, तो एक ताकत मिलेगा तुमको। और जब ये ताकत तुमको मिल जाएगा, अगला चीज बस एक ही करना है, बस इससे डाइवर्ट मत होना, चाहे कुछ हो जाए। डाइवर्शंस आएगा तुम्हारी जिंदगी में, बहुत सारा डाइवर्शंस आएगा, बस डाइवर्ट नहीं होना है। तुम ऑलरेडी देख चुके हो कि तुम क्या चाहते हो, बस लड़ो उसके लिए। बस जिस दिन वो सक्सेस मिलेगा ना, एक अलग ही खुशी मिलेगा, जिसका एहसास तुमको अभी नहीं हो रहा है। तो लड़ो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। एंड लास्टली आई वांट टू से कि इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा ताकतवर कोई है, तो वो खुद तुम। चलो, सो टेक केयर एवरीवन। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो।
So please share as much as you can. Thank you all.